हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि हम रशिया की सोसाइटी और उसकी इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि रशिया के लैंड के बारे में, रशिया का लैंड कितना बड़ा है, एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करी थी। मोनार्की किस तरीके से हटेगी और रशियन रिवॉल्यूशन आएगा। बट रशियन रिवॉल्यूशन जानने से पहले हम जानेंगे कि सोसाइटी और इकोनॉमी वहाँ की कैसी थी, लोग किन गुटों में बटे हुए थे, क्या काम करते थे और कैसे कैसे मेजर पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया था। अब हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, पहले मैं बात करूंगा इकोनॉमी की। सो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो आपको पता है 20वीं सदी यानी कि 1900 जो 17 के अराउंड जब ये हुआ था, तो स्टार्टिंग की जो सेंचुरी थी, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो सभी लोग एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे। अब आप इसको बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें कि जैसे अगर मैं कंपेयर करूं फ्रांस से, वहां पे सिर्फ 40% थे, जर्मनी में सिर्फ 50% थी, और एग्रीकल्चरिस्ट जो जर्मनी में थे वो 85% थे। अब 85% इतने ज्यादा लोग क्यों थे? इसका एक मेजर जो कारण है, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उसका सबसे बड़ा एक कारण ये बनता है बाकियों के मुकाबले, वो ये है कि वहाँ का लैंड ज्यादा था। जब रशिया में लैंड ज्यादा है तो लैंड किन चीजों में यूज की जाती है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लैंड का ही तो रिक्वायरमेंट होती है, तो लैंड ज़्यादा थी तो इसलिए एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और वैसे भी उस टाइम में तो एग्रीकल्चर ही एक प्राइमरी इकोनॉमी थी, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की खाने की। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारी भी तो मेजर इकोनॉमी जो है, सारे लोग एग्रीकल्चर में ही इंडल्ज थे। तो इसी के चलते हुए जब एग्रीकल्चरिस्ट थे, 85% लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो रशिया जो है एक मेजर एक्सपोर्टर था किसका? फूड ग्रेन्स का, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पाद पैदा कर रहा था खाने पीने के आइटम, यानी कि हमारी जो फूड ग्रेन्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें, तो इसलिए वो मेजर एक्सपोर्टर था, सारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करता था। उसके बाद इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट, ये बुक में लाइन दी हुई है। इसका मतलब क्या है? कि मतलब पॉकेट में इंडस्ट्री नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत सेलेक्टिव थी, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं थी। इसका कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री ढूंढो, बहुत कम मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जाते और इंडस्ट्री उतनी सेटअप हुई नहीं थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, लेकिन धीरे धीरे ही तो चीजें बदलेंगी ना, इंडस्ट्री धीरे धीरे ही सेटअप होगी। तो इंडस्ट्री जो थी वो बहुत कम थी। और अगर मैं बात करूं तो कुछ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये जो दो जगह हैं, वहां पे ये ज्यादातर इंडस्ट्री देखने को मिलती थी। उसके बाद ज्यादातर क्या था कि क्राफ्टमैन जो थे, यानी कि जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है स्मॉल कारखाने, यानी कि जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे लोग काम करते हैं, चीजों को बनाते हैं और बेचते हैं, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो ज्यादातर यही थे। मतलब छोटे छोटे कारखाने थे, लोग अपने जैसे घरों में ही खोल लेते हैं, छोटे छोटे दुकानों में ही बना बना के और चीजों को बेचने लगते हैं, कोई भी चीज हो गई। अब देखिए, ऐसा है ना कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आप प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर। अब खाना पीना ही तो, मतलब खाना ही इस, ठीक है आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन खाना क्या जरूरी? उसके अलावा और की इंसान को कपड़ा भी तो पहनना है, इंसान को मकान भी तो बनाना है, इंसान को एक बेसिक रिक्वायरमेंट फिर भी होती है ना, घर में कुर्सी बैठने के लिए। तो वो सारी चीजें बनाने के लिए क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, तो वो लोग छोटे छोटे कारखाने तो एटलीस्ट बनाएंगे ना। बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्री सेटअप होती है। तो अब क्या होता है? तो जब ये कारखाने थे तो उसके बाद क्या होता है? रेलवे एक्सपेंशन होता है। तो यानी कि रेलवे का एक्सपेंशन होता है, पूरे रशिया में रेलवे फैलाया जाता है, रेलवे की कंस्ट्रक्शन होती है। तो जब रेलवे एक्सपेंशन होगा, तो जहां पे रेलवे एक्सपेंशन होता है, इसको एक बार आप थोड़ा सा अगर कनेक्ट कर सको, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में था, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि रेलवे आया तभी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे हमारे यहाँ पे रेलवे। तो रेलवे होने की वजह से क्या होता है, कोई भी चीजें बनती है, आप कभी भी नोटिस कर लेना, इंडस्ट्रीज के पास ही ज्यादातर रेलवे होते हैं, क्योंकि वहां से सारा सामान लोड करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जा सके। तो रेलवे का एक्सपेंशन होता है, तो उसी के चलते हुए 1890 की बात है, और फिर इंडस्ट्रियल सेटअप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेटअप होती है, इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर की कंट्रियां आके हमारे देश में फैक्ट्री सेटअप करती है। जैसे मैं बात करूं गूगल की, आईफोन की, वो अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे लगा रही हैं, तो वो बाहर की कंट्रीज है वो यहाँ पे लगाती है, ताकि और उसके बाद फिर वो अपना पैसा कमा सके। तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो रोजगार तो यहीं के लोगों को मिलेगा ना, तो रोजगार मिलना शुरू होता है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी। उसके बाद क्या होता है? तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो कोल की प्रोडक्शन डबल हो जाती है, यानी जो कोयला होता है, आयरन की प्रोडक्शन
ये क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो गई उसकी प्रोडक्शन। तो जब इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, क्योंकि क्या है ना, माइनिंग की जाती है इन चीजों की, तो माइनिंग भी करेंगे तो पहले क्या था कि इंसान हाथों से खोद रहा है, या मतलब बहुत स्मॉल सेटअप हुआ करता था, और इंडस्ट्री लगेगी, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगेंगी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना, मशीनों से काम जल्दी होगा तो प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगी। जो प्रोडक्शन एक दिन में, मान लीजिए हाइपोथेटिकली लेके चलिए 1 टन हो रहा है, वहां पे 4 टन हो रहा है, 2 टन बढ़ गया है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो जब ये प्रोडक्शन बढ़ती है सारी चीजों में, तो लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद क्या होता है, अब हम इसको रशियन रिवॉल्यूशन से कनेक्ट करेंगे और पिछली वाली वीडियो से, कि मोस्ट ऑफ अवर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे। तो जितनी भी फैक्ट्री सेटअप होती थी, उनके ओनर कौन है, प्राइवेट लोग हुआ करते थे, जिनके पास पैसा है वो फैक्ट्री लगा रहे थे। अब इसको पिछली वाली आइडियोलॉजी से कनेक्ट करें, जो कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी दी थी कि ये लोग मतलब सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म यही तो कहता है ना कि एक फैक्ट्री का ओनर है, वो प्रॉफिट कमा रहा है और बाकी लोग क्या है उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो लोगों को कहां से प्रॉफिट मिल पा रहा है, लोगों का तो शोषण हो रहा है ना उसमें। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि एक फैक्ट्री है, उसको आपस में लोग बांट देंगे। तो ये जो फैक्ट्री सेटअप होती है, इसी के बाद रशियन रिवॉल्यूशन आएगा कि लोग जब देखेंगे किस तरीके से उनका मास लेवल में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और फिर कैसे सोशलिज्म आएगा, वो आगे पढ़ेंगे। अब हम यहीं से शुरुआत होती है। तो ये हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट सुपरविजन ऑन वेजेस एंड टाइम बट नो इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो राजा था, जो सरकार थी, उसके भी कुछ इंप्लीमेंट किए गए थे इन चीजों को लेके, पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। क्योंकि क्या होता है ना, सरकार भी कब तक सपोर्ट कर पाएगी वर्कर्स का या आम जनता का, उसको भी इन बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की सुननी पड़ती है, थोड़ा आपस में लोगों की एक कहते हैं ना साठगांठ रहती है। तो ये सारी चीजें चलते हुए फिर क्या होता है, तो वही 10 से 15 घंटे काम करवाना, डॉर्मेट्रीज में रहना। डॉर्मेट्रीज मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें छोटे छोटे बेड, मतलब छोटा छोटा जगह होती है सोने के लिए। तो जो वर्कर्स थे उनकी हालत बद से बदतर थी, वो गांव छोड़ के शहर आए थे काम की तलाश में, और काम बद से बदतर उन लोगों को मिल रहा था, जो एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है। आप सोचिए आज के डेट में कोई इंसान काम करता है 8 घंटे का काम होता है बेसिकली, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, और यहाँ कितना वर्किंग आवर है, 15 घंटे 12 घंटे, और फिर वहां रहने को खाने को ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें थी, और ये एक इकोनॉमिकल सेटअप था रशिया का। रशिया में ये इस तरीके की कंडीशंस चल रही थी। तो अगर देखें भुखमरी की बात करें, गरीबी की बात करें, तो वो हमारे देश में नहीं, बाकी देशों में भी यही कंडीशंस थी। सब जगह ये चीजें देखने को मिल रही थी, रेसिज्म, कास्टिज्म, गरीबी, और एक जो कहते हैं ना अमीर गरीब के बीच का जो गैप है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको इकोनॉमिक सेटअप, यानी कि रशिया का इकोनॉमिकल सेटअप कैसा था। अब मैं बात करूंगा वहां की सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी किस तरीके से बटी हुई थी, लोगों में कैसे कैसे ग्रुप्स बने हुए थे। तो शुरुआत करते हैं, वर्कर और डिवाइडेड अ सोशल ग्रुप, यानी कि जो वर्कर्स थे उनके बीच में भी एक डिवीजन था, एक आपस में, मतलब इसको डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कहूंगा, डिवीजन था। डिवीजन कैसा था वो बताता हूं, कि देयर इज अ डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ स्किल्स। मतलब ये है कि जैसे कि जिसका स्किल बहुत अच्छा है, तो उसको मतलब कहते हैं उसको राजा एरिस्टोक्रेट मान लिया। कि जैसे कि आयरन की बात करें, तो अगर लोहे का कोई कारीगर है, तो उसको बेहतर स्किल्स चाहिए सीखने के लिए, उसके पास स्किल्स अच्छे हैं, तो उसको एक हायर उस पर रख दिया जाता था, मतलब वो अपने आप को बेहतर समझता था बाकी वर्कर्स से। तो इस तरीके का थोड़ा सा डिवीजन देखने को मिलता था। उसके बाद तो वोमेन की बात करें, तो 31% वोमेन थी, जो 1914 तक इतने परसेंटेज ऑफ वोमेन जो है फैक्ट्रीज में भी काम करने लग गई थी। लेकिन यहाँ पे वोमेन्स का एक बहुत बड़ा इशू था, मैंने पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी बताया था कि जो वुमेन थी ना, उनको जो वेजेस थी वो कम मिलती थी आदमियों के मुकाबले। एक पेट्रियार्टिकल सोसाइटी होती है ना, जैसे पुरुष वाली सोसाइटी है कि आदमी बेहतर है, औरत उतनी बेहतर नहीं है, ये चीज हर जगह देखने को मिल रही थी वर्ल्ड में। तो वही था कि औरत से काम पूरा लिया जा रहा है, लेकिन उसको जो सैलरी है आदमी के मुकाबले कम दी जा रही है। उसी काम की अगर आदमी को 400 रुपए दिए जा रहे हैं, तो औरत को वहां पे 200 या 100 रुपए दिए जा रहे हैं उस काम के। तो इस तरीके का एक मतलब कह लीजिए कि डिवाइड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। वर्कर पर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, जैसे वुमेन का देख लिया आपने, वर्कर्स का आपस में डिवाइड देख लिया, उसके बावजूद भी वर्कर्स में वहां पे एक यूनिटी थी, जो यूनियन थी, और स्ट्राइक के लिए, बेरोजगारी के लिए, और वेजेस टाइम पे ना मिलने की वजह से, ये सारी चीजें देखने के बाद भी वो लोग अपनी स्ट्राइक वगैरह यूनियन सब किया करते थे। इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री इन डेट्स पे, यानी 1896 से 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक चली थी, और मेटल इंडस्ट्री में भी 1902 में स्ट्राइक चली थी। उसके बाद क्या होता है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे विलेजेस की। ये तो मैंने बात करी एक वर्कर्स के सोसाइटी के बारे में। अब मैं बात करूंगा जो विलेज था, यानी कि जो गांव थे, तो गांव में जो मतलब लोग रह रहे थे, और उस गांव में जो लोग रह रहे थे उनके बीच में क्या डिवाइड था। यानी जो लोग वो स्ट्रगल कर रहे थे गांव में, और वो जो खेती बाड़ी कर रहे थे, तो खेती बाड़ी का क्या रोल था, अब मैं उसकी बात करूंगा। तो पीसेंट्स यानी कि जो फार्मर्स थे,
तो उनके साथ क्या रोल था, तो ये मैं पहले थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या लिखा है मैंने। तो पीसेंट्स वर ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड द क्राउन ओन द मेजर पार्ट ऑफ लैंड। जमींदारी सिस्टम आपको पता था, लैंड थी, किसान भी थे काम करने के लिए, लेकिन किसानों के पास जमीन नहीं थी काम करने की, क्योंकि वो सारी की सारी लैंड जो अपर क्लास था, यानी कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा था, उन्हीं लोगों के हाथ में थी सारी लैंड, उन्हीं लोगों ने एक्वायर करी हुई थी। तो ये लोग उनके अंडर काम किया करते थे और उनको वेजेस मिला करती थी। तो फार्मर होने के बावजूद भी इनके पास इंडिपेंडेंट लैंड नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पीसेंट्स वर टू डिवाइडेड, और पीसेंट्स भी बटे हुए थे। जिसके पास थोड़ी बहुत लैंड है तो वो थोड़ा अपने आप को बेटर समझता था, जिसके पास लैंड नहीं है जो इधर उधर काम करता था, और वो उसके साथ अलग परेशानी। तो हमारे देश का जो ये अनइक्वल, हमारे देश का नहीं मतलब वर्ल्ड में हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब चीजें जो हैं, जो अपर क्लास है उसने चीजों को किस तरीके से एक्वायर किया हुआ था। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ भी यही चीज थी, जो अपर क्लास था उसने क्या किया हुआ था, जो लैंड सिस्टम था पूरा का पूरा, उसको एक्वायर किया हुआ था। लैंड हमारे देश में या पूरे मैं वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करूं, लैंड का अपने आप में कितना बड़ा इशू है कि अगर मान लीजिए एक देश की पॉपुलेशन है 100, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लीजिए, 100 की पॉपुलेशन है और वहां पे 100 एकड़ जमीन है, तो हर एक इंसान को एक एक एकड़ अगर लैंड मिल जाए तो देश की इकोनॉमी और बेहतर हो सकती है। हर एक इंसान फिर उस एक एकड़ में अपना घर भी बनाए, आधे में और आधे में अपना कोई भी काम करे। वो लैंड एक तरह का रिसोर्स है जो इंसान को यूज करा जा सकता है। पर सोसाइटी कैसी थी, फार्मर के पास लैंड भी थी, क्योंकि सारा का सारा लैंड किसने एक्वायर किया हुआ था, अपर क्लास ने, वही पैसे वाला था, तो वो एक कहीं ना कहीं गैप देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद और दूसरी बात, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो पीसेंट्स थे, ये दे हैव दो नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, मतलब ये नोबिलिटी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, नोबिल यानी कि जो सेकंड स्टेट था। कारण ये था, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था कि नोबिलिटी कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट को सपोर्ट करता था, ये लोग बिल्कुल नहीं किया करते थे, क्योंकि ये लोग अपनी पावर को पूरा इस्तेमाल करते थे और अपर क्लास के साथ इनका पूरा सपोर्ट था। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और रशियन रिवॉल्यूशन में। उसके बाद जो लास्ट में आता है, देयर इज अ मेन इशू ऑफ पूलिंग सिस्टम। अब ये जो लास्ट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो रशियन रिवॉल्यूशन को कनेक्ट करेगी। पूलिंग सिस्टम क्या होता है, पूलिंग सिस्टम का मतलब होता है लोग जब चीजों को मिलके यूज कर रहे हैं, सारे जो लोग मिलके एक मतलब कॉमन यूज कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कैब पूल करना। तो कैब पूलिंग क्या होता है, बेसिकली 2-3 लोग मिलके कैब एक साथ शेयरिंग पे कैब कर लेना, उसको बोलते हैं ना पूलिंग सिस्टम। ये क्या होता था कि लैंड थोड़ी थोड़ी लैंड थी, तो सब लोग मिलकर अपनी लैंड को एक साथ मिला लिया करते थे जोड़ के, और फिर क्या करते थे, उसकी प्रोडक्शन करते थे सारे लोग मिलकर। तो अब आप कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करिए। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि सभी लोग मिलो, एकत्रित हो जाओ और अपने अपने रिसोर्सेज को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही यूज करो, सारे लोग मिलके काम करो, उसको सारे लोग मिलके सुपरवाइज करो, किसी का ऊपर से कोई सुपरविजन नहीं होगा, और फिर सब लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आउटपुट को इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना किसी तरीके का कोई भेदभाव देखने को मिलेगा। तो ये एक जो आइडियोलॉजी थी, जो सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, ये कहीं ना कहीं रशिया के लोग अपने अंदर बाय बर्थ इस चीज को समझते थे। उनको पता था कि पुलिंग सिस्टम जो होता है, यानी कि शेयरिंग सिस्टम जो होता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। और इसी की चलते हुए रशियन रिवॉल्यूशन आता है कि जो सोच होती है लोगों की सोशलिज्म की, कि सोसाइटी को किस तरीके से आपस में रिसोर्सेज को इक्वली बांट लिया जाए, और यही सोशलिज्म कहता है। और इसी के चलते हुए दैट्स व्हाई पीसेंट वांट टू एक्वायर लैंड ऑफ नोबल्स, और वो इसीलिए लैंड लेना चाहते थे नोबल्स की। वो चाहते थे कि जो लैंड उन लोगों ने इतनी एक्वायर की हुई है, वो लैंड हमें मिल जाए, हम लोग मिल बांट के उस चीज को चलाएं और हम लोग भी बेहतर बन सके। और इसी के चलते आने वाले समय में हम देखेंगे किस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन आता है। तो दोस्तों, ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। तो हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में और जानेंगे और रशियन रिवॉल्यूशन में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।